और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है कि जहां चुनावी घमासान में एक बार फिर राम और कृष्ण की गूंज सुनाई दे रही है। इस बार ममता बनर्जी ने राम और कृष्ण की बात कहते हुए बीजेपी और लेफ्ट पर हमला बोला। ममता ने हुगली की रैली में नारा दिया, हरे कृष्ण हरे राम, वापस जाएं बीजेपी और वाम। हालांकि नेताजी की जयंती पर ममता बनर्जी श्री राम के नारे पर भड़क गई थी, लेकिन हुगली की रैली में क्या उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं आप। মা বোনেরা গান গান হরে কৃষ্ণ হরে রাম, আমাদের বয়স জ্যেষ্ঠরা আমি বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। আর হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। आशिका सिंह हमारे साथ है और अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये नेताजी की जयंती के मौके पर तो जय श्री राम के नारे से भड़क गई थी ममता बनर्जी, और आज जय श्री राम के नारे के नाम पर ही, जय श्री राम के नाम पर ही वो वाम और बीजेपी को भगाने का संकल्प लेती हुई दिख रही हैं। देखिए, राम से ममता को परहेज नहीं रहा है। ममता ने बार बार कहा है कि जो अभिवादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जय सिया राम होता है, लेकिन जय श्री राम जो है उसको वो चुनावी नारा मानती है, जिसकी वजह से कई बार देखा गया है कि उन्होंने नाराज़गी जो है पब्लिकली जाहिर की है। जो शनिवार की घटना है जब प्रधानमंत्री मंचासीन थे, उन्होंने इस नारे से नाराज़ होकर के वहाँ पर कुछ भी बोलने से भी इनकार कर दिया। हालांकि आज राम के नाम से ही नारा दे रही हैं कि बीजेपी और वाम को यहाँ से विदाई दी जाए, तो कहीं ना कहीं राम को लेकर राजनीति जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही है। जी, लौटेंगे आशिका आपके पास, लेकिन एक बार फिर से सुनवाते हैं कि ममता बनर्जी ने हुगली की रैली में कहा क्या। অনেক সময় মা বোনেরা গান গান হরে কৃষ্ণ হরে রাম, আমাদের বয়স জ্যেষ্ঠরা আমি বলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বিদায় যাও বিজেপি বাম। আর হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে। आशिका, तो क्या चुनाव में राम के नाम का ही सहारा होगा दोनों ही पार्टियों के ऊपर एक दूसरे पर वार के लिए, यानी चुनावी मुद्दा क्या राम बनने जा रहा है, राम का नारा बनने जा रहा है? देखिए, ये तो साफ है कि जो शनिवार की घटना है उसे बीजेपी ज़रूर मुद्दा बनाएगी। पिछले चुनाव में भी मुद्दा बना था, जय श्री राम से ममता को नाराज़गी बहुत बड़ा मुद्दा बना था, इस बार भी बनेगा। लेकिन राम का नाम, जैसा कि आप कह रही हैं, उसको लेकर के अब जब तृणमूल भी आगे बढ़ रही है तो देखने वाली बात है कि एक तरफ मुसलमान वोट की अपीजमेंट का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगता है, दूसरी तरफ ममता के मुँह से राम नाम, तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले कोई भी तरीका जिससे लोगों तक वो पहुंच सके नहीं छोड़ने की कोशिश में है ममता बनर्जी। तो हुगली की रैली में ममता बनर्जी की तरफ से हरे राम हरे कृष्ण का नारा लगा, और इस सब के बीच ममता बनर्जी ने ये साफ तौर पर कहा कि हरे राम हरे कृष्ण, वाम और बीजेपी जाएं। यानी अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अब राम के नाम पर भी इस पूरी सियासत को देखा जा सकता है, क्योंकि शनिवार की वो घटना जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, बाकायदा कार्यक्रम पराक्रम दिवस का, और इस मौके पर ममता बनर्जी जब मंच पर मौजूद थी, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे, राज्यपाल भी वहां पर मौजूद थे, इस सब के बीच जब ममता बनर्जी मंच पर पहुंची तो जय श्री राम के नारे लगने पर भड़क गई। सिंह, जो कि स्टेट बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, सांसद हैं बैरकपुर से। सर, ममता बनर्जी ने हुगली में एक रैली की है, उन्होंने सीधे हमला किया है बीजेपी पर। कहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल में जो प्रोग्राम हुआ है उनको टीज करने की कोशिश की गई है। प्राइम मिनिस्टर के सामने, उस मंच पर प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, टीज करने की कोशिश की है। कोई उनसे गन पॉइंट पर कुछ नहीं कहलवा सकता है। गन पॉइंट का जरूरत क्यों है? और उनसे तो कोई कहलवाया नहीं था, वो तो अपने भाग गई थी। हम अपना जय श्री राम कर ही सकते हैं, उससे उनको क्या फर्क पड़ता। वो तो सीधे तौर पर सीधे साधे कहा जाए तो उन्होंने उससे मीटिंग का जो गरिमा था उसको नष्ट किया। ममता बनर्जी ने आज हुगली के मन से ये भी कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों और इसके अलावा तमाम जो महापुरुष हैं पश्चिम बंगाल को, उनको इंसल्ट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उनको इंसल्ट करने का क्या जरूरत है? ममता बनर्जी हमेशा झूठ बोलती हैं, झूठ बोलते रहती हैं, और आने वाले जब तक चुनाव नहीं होगा झूठ बोलते रहेंगे। आज ममता बनर्जी ने स्टेज से एक स्लोगन दिया है जिसमें कहा है, हरे कृष्णा हरे राम, बीजेपी और वाम बाय बाय। उनका
उनका क्या कहा जाए। कभी तो श्री राम को गाली करेंगे और कभी उनको लिए नारा लगाएंगे, तो उनके लिए क्या कहा जाए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये बीजेपी के नेता ये कहते हुए कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस में ममता बनर्जी को थोड़ी कहा गया था कि वो राम नाम के नारे लगाएं। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, बीजेपी का भी रिएक्शन इस पर सामने आ गया है। बीजेपी ये कह रही है कि उनको थोड़ी कहा गया था कि आप राम नाम का नारा लगाएं। बिल्कुल, लेकिन जो भी हुआ उस पर नाराज़गी ममता बनर्जी ने जाहिर की, खुलकर सामने आई। प्रधानमंत्री मंच पर बैठे थे तब भी सामने आकर के कहा कि मुझे बुला करके बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। आज भी उस बात की चर्चा उन्होंने की और कहा कि प्रधानमंत्री के मौजूदगी में वो जो लोग थे वो मुझे टीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर मैं नाराज़ हुई। तो कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है अब भी ममता बनर्जी उसको गांठ बनाकर बैठी हैं। लेकिन ये कोशिश क्या है? क्योंकि जैसी जैसी बीजेपी की रणनीति है, ठीक वैसे जवाब भी ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा रहा है। जहां बीजेपी रैली करती है वहां वो रैली करती हैं। जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं उसका जवाब उसी अंदाज में ममता बनर्जी देती हैं। और अब तो राम नाम के नारे को लेकर भी कुछ उसी अंदाज में ममता बनर्जी की तरफ से जवाब दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये वो बात चल रही है कि तो डाल तो मैं पात। तो जहाँ भी बीजेपी की रैली होती है, इसके पहले देखा गया है नंदीग्राम की बात करें, बीरभूम की बात करें, सभी जगह पर वापस जो है रैली की गई है। और उसके अलावा भी जो बीजेपी के दूसरे नेता है शुभेंदु अधिकारी जब से हैं, जहाँ वो रैली करते हैं उसके अगले दिन ही टीएमसी का कोई ना कोई नेता वहाँ पर रैली करता है, उसको जवाब देता है। तो राजनीति जो है वो बदले की ये कह सकते हैं कि चल रही है। और बात विवाद की भी बात करें तो एक नेता कुछ बयान देता है तो दूसरा उससे भी बढ़कर विवादास्पद बयान दे रहा है। बिल्कुल आशिका, लौटेंगे आपके पास। लेकिन क्या ये ममता बनर्जी की तरफ से एक तरह से संदेश भी दिया गया है कि उनको कोई एलर्जी नहीं है राम नाम से? क्योंकि जब ममता बनर्जी ने जब सुभाष चंद्र बोस के जयंती के मौके पर, यानी जयंती के मौके पर जब उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, जब राम नाम के नारे लगे थे उस दौरान, तो ये सवाल उठा था कि क्या राम नाम को लेकर ममता बनर्जी को दिक्कत है, जो उन्होंने इस तरीके से नाराजगी जाहिर की। और बाकायदा ये भी कहा गया कि राम का अपमान किया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। तो क्या ये एक तरह से क्या ये सफाई भी है? ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर 23 जनवरी की सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके की, और दूसरी तस्वीर है आज की, जब पहले राम के नाम पर गुस्सा आया था और आज राम का नाम लेते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी और वाम दलों पर हमला बोला। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, लेकिन क्या ये एक सफाई भी है? क्योंकि तब ये सवाल तो उठा था जब ममता बनर्जी ने राम नाम के नारे लगने पर नाराजगी जाहिर की थी, तब ये सवाल तो उठा था राजनीतिक दलों की तरफ से भी कि ममता बनर्जी को आखिर राम के नाम से दिक्कत क्या है? भारत माता की जय के अगर नारे लग रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या है? क्या ये उसी के जवाब में अब एक सफाई के तौर पर भी देख सकते हैं, जो हुगली में अब राम नाम के सहारे ही उन्होंने बीजेपी और वाम दलों को निशाने पर लिया? देखिए, ये साफ है कि राम का नाम जो है वो ममता बनर्जी नहीं छोड़ना चाह रही है, लेकिन जय श्री राम से उनको परहेज है। तो जय श्री राम जो उनको पिछले दिन नारा लगा जिससे वो नाराज़ हुई, आज उसके जवाब में, बिल्कुल जैसा कि आपने भी कहा कि उसके जवाब में ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने जो अपनी बात कही है वो कहा है, ये नारा नया जो है वो निकाला है, हरे राम और बीजेपी और वाम को बधाई, और साथ ही घर घर टीएमसी का नारा जो है आज पहली बार जो है इस चुनाव के पहले देखा गया है कि ममता बनर्जी ने लगाया है। और साफ है कि जो शनिवार की घटना है उसके बाद कहीं ना कहीं ममता ये ज़रूर साफ करना चाहती थी कि राम जो है वो उनसे परहेज नहीं है, उनको जय श्री राम से परहेज है। जी बिल्कुल, तो ये कोशिश लेकिन कितनी कामयाब होगी? इस सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ममता की बागियों को धमकी, जल्द टीएमसी छोड़ने की धमकी दी गई है। रैली में ममता की चेतावनी। हुगली में ममता ने दरअसल एक रैली की और इस सब के बीच ममता बनर्जी की तरफ से बागियों को बाकायदा धमकी दी गई है। तो रैली में ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है। आपको बता दें, एक के बाद एक लगातार टीएमसी के जो नेता हैं वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और इस सब के बीच एक बड़ी फहरिस्त है। हाल ही में वन मंत्री राजीव बनर्जी की तरफ से भी टीएमसी छोड़ दी गई, इस्तीफा दिया गया। उसके बाद अब आज ये जानकारी कि एमएलए प्रबीर को आना था, रैली में नहीं पहुंचे।
तो ममता ने चेतावनी दी। যারা যারা লাইন দিয়ে আছেন বলবো তাড়াতাড়ি চলে যান, তাড়াতাড়ি চলে যান, ট্রেন ছেড়ে দেবে, তাড়াতাড়ি চলে যান, ওদের পায়ে গিয়ে পড়ুন। বাংলা আপনাদের চায় না, তৃণমূল আপনাদের চায় না। आशिका, बांग्ला में ममता बनर्जी बोली, क्या कहा उन्होंने चेतावनी देते हुए? देखिए, उन्होंने कहा है कि जो भी जाना चाहते हैं वो तैयार हों, ट्रेन जल्दी यहाँ से छूट जाएगी, सवार होकर के उस पर निकल लीजिए और तृणमूल कांग्रेस में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जो भी चाहे उनके पैर पर जाकर के गिर जाए। इसके पहले भी कई बार आरोप लगाया जा चुका है ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। तो इसी क्रम में आज साफ चेतावनी ममता बनर्जी की, जब एक के बाद एक उनके नेता बागी हो रहे हैं। राजीव बनर्जी का इस्तीफा पिछले हफ्ते देखने को मिला और उससे अभी उबर भी नहीं पाई थी तृणमूल कांग्रेस की। आज उत्तरपाड़ा के जो विधायक पूर्व पत्रकार रहे हैं वो नहीं पहुंचते हैं ममता की रैली में। आशिका, लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते कि हुगली की रैली में ममता बनर्जी ने किस तरीके से बागियों को चेतावनी दी। যারা যারা লাইন দিয়ে আছেন বলবো তাড়াতাড়ি চলে যান, তাড়াতাড়ি চলে যান, ট্রেন ছেড়ে দেবে, তাড়াতাড়ি চলে যান, ওদের পায়ে গিয়ে পড়ুন। বাংলা আপনাদের চায় না, তৃণমূল আপনাদের চায় না। ममता बनर्जी की, आशिका, आप समझ भी रही हैं कि जो बगावत है वो अब उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले भी छोड़कर जा चुके, एक लंबी फहरिस्त है। हाल ही में राजीव बनर्जी ने भी छोड़ी और अब प्रबीर भी यहां पर नहीं पहुंचे। तो क्या ममता बनर्जी को भी लगने लगा है कि एक लंबी फहरिस्त है और जिसको जाना है वो तो जाए, और उसी रूप में उनकी भी चेतावनी कि जिसको छोड़ना है वो जल्दी टीएमसी छोड़ दे? बिल्कुल साफ है, शुभेंदु अधिकारी देखा गया है, उसके बाद राजीव बनर्जी जो है उनका इस्तीफा पिछले हफ्ते, ये चर्चा में और भी कई नाम हैं जो बीजेपी का दावा है कि कभी भी उनके पार्टी में आ सकते हैं। तो इसके मद्देनज़र ममता ने आज साफ चेतावनी दे दी है कि जो भी जाना चाहता है अभी चला जाए, किसी को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो भी रुकेगा वो पार्टी के लिए काम जो है वो पूरे मन से करे। जी आशिका, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से, विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के कुनबे में लगातार सेंध लगती नजर आ रही है। अब ममता के एक और विधायक के नाराज होने की खबर है। पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा के विधायक प्रबीर घोषाल ममता की रैली में नहीं पहुंचे। हुगली के पुरशुरा में ममता बनर्जी की रैली में उत्तरपाड़ा के तृणमूल कांग्रेस विधायक प्रबीर घोषाल नहीं पहुंचे। घोषाल पिछले कई दिनों से टीएमसी के कामकाज करने की तरीकों पर उठा रहे थे सवाल, और इस सब के बीच प्रबीर घोषाल आज रैली में नहीं पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और विधायक की नाराजगी, जिनका नाम प्रबीर घोषाल, जिनको पहुंचना था। और सबसे बड़ी बात यह कि ये नाराजगी उनकी पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही थी, जब वो लगातार सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठा रहे थे। आपको याद होगा राजीव बनर्जी, अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया। वन मंत्री राजीव बनर्जी की तरफ से जब इस्तीफा दिया गया तो बेहद भावुक थे, आंखों में आंसू थे और ये कहा था कि बहुत दुख हो रहा है मुझे। लेकिन इस सब के बीच अब एक और झटका, ये देखिए, प्रबीर घोषाल की तरफ से नाराजगी, और जाहिर तौर पर झटका इसलिए क्योंकि आज ममता बनर्जी की रैली में उनको पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और बाकायदा कामकाज के तरीकों पर उनकी तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं। आशिका, प्रबीर घोषाल क्या पहले से नाराजगी, और अब जिस तरीके से खबरें ये कि आज रैली में पहुंचना था नहीं पहुंचे, ये किस बात के संकेत? देखिए, कई बार हो चुका है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, ये कह सकते हैं कि प्रबीर घोषाल बागी तेवर में नज़र आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो कामकाज करने का तरीका है पार्टी का, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा चुके हैं। अब आज ममता बनर्जी के रैली में नहीं जाना बिल्कुल साफ संकेत है उनकी तरफ से कि बगावत जो है वो उन्होंने छेड़ दी है। अब तृणमूल कांग्रेस में उनके लिए जगह नहीं है। जो ममता बनर्जी का बयान था उसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ममता ने भी साफ जाहिर कर दिया है कि नाराज़ हो तो मैं मनाऊंगी नहीं, जिसे जाना है वो यहाँ से चला जाए। जी आशिका, लेकिन प्रबीर घोषाल का कद क्या है? क्या प्रबीर घोषाल को लेकर ही ये चेतावनी दी गई है, या अभी और फहरिस्त है जिसके बारे में ममता बनर्जी भी जानती हैं कि आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरीके से बगावत पार्टी के अंदर होगी, या ये सीधी चेतावनी सिर्फ प्रबीर घोषाल को ही थी?
देखिए, जो लिस्ट है काफ़ी लंबी है, कई नाम उसमें है, प्रबीर घोषाल भी उसमें से एक नाम है। मैं आपको बता दूं कि एक समय था जब ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जो है डिरेल हुई थी, उस समय ममता बनर्जी जो है वो प्रबीर घोषाल की गाड़ी में बैठकर ही घटनास्थल तक पहुंची थी। पत्रकार हैं प्रबीर घोषाल, ममता के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से बगावती सुर में नजर आए हैं। इसके अलावा भी आप देखिए, वैशाली डालमिया जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, राजीव बनर्जी का जिस दिन इस्तीफा हुआ वो उनके तरफ से कह रही थी, सवाल उठा रही थी पार्टी पर, तो जिसको लेकर के उनको भी निकाल दिया गया। बिल्कुल आशिका, लौटेंगे आपके पास। राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और आप प्रबीर घोषाल का ये जानकारी मिल रही है कि उनकी तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई है और वो रैली में नहीं पहुंचे, लेकिन क्या पार्टी छोड़ देंगे, इसको लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि समारोह में मेरा अपमान हुआ, बोस सभी के नेता हैं। ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, समारोह में मेरा अपमान हुआ। ममता बनर्जी पराक्रम दिवस का जिक्र कर रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे विक्टोरिया मेमोरियल, जहां पर ममता बनर्जी भी मौजूद थी और वहां पर जय श्री राम के नारे लगे थे, भारत माता की जय के नारे लगे थे और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी मंच से जाहिर करते हुए बीच में ही भाषण छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन इस सबके बीच अब हुगली की रैली में ममता बनर्जी ने उस घटना का जिक्र किया, कहा समारोह में मेरा अपमान हुआ। ये सिंपैथी लेने की भी कोशिश है क्या ममता बनर्जी की तरफ से आशिका, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बोस सभी के नेता हैं और समारोह में मेरा अपमान हुआ। आशिका, बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, ये देखिए कि जो घटना शनिवार को हुई है, उसका जो घटना शनिवार को हुई है गायत्री, ये साफ है कि दोनों ही दल उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस क्रम में ममता बनर्जी ने आज इस बात को दोहराया है, ये कहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुझे जो है वो चिढ़ाने की कोशिश की गई है और ये बंगाल का अपमान है, मेरा ही अपमान नहीं है, बंगाल का अपमान है। वहीं लगातार बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर राम के नाम से क्यों ममता बनर्जी को परहेज है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास आशिका। तो वो सभी के नेता हैं, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि समारोह में मेरा अपमान हुआ। ये एक तरह से ममता बनर्जी की सिंपैथी लेने की भी कोशिश। और आइए बढ़ते आगे। इस बीच आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री राजीव बनर्जी ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी की बेरुखी को इस्तीफे की वजह बताया। राजीव बनर्जी भी ममता बनर्जी की कार्यशैली और पार्टी में उनके भतीजे की दखलंदाजी से नाखुश चल रहे थे। राजीव बनर्जी का इस्तीफा। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जिस तरीके की झड़प हुई है, उस पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का बड़ा झूठ निकलकर सामने आ गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही थी, 20 जनवरी को ही हाथापाई में चीन के कई सैनिक जख्मी हुए थे, लेकिन अब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिर से झूठ बोला है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सफाई दी है कि भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में उसके 20 सैनिकों के घायल होने की भी जो खबर है वो गलत है। तो झड़प पर चीन का झूठ। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह कहा गया है कि उसका कोई सैनिक जख्मी नहीं हुआ है। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले तो किस तरीके से देखें चीन की तरफ से इस रिएक्शन को? हालांकि यहां से जो सरकारी जो सेना की तरफ से बयान जारी हुआ, आप बता रहे थे कि उसमें भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल, देखिए, चीन तो हमेशा उन सब बातों को सिरे से नकारता है जो उसके परिप्रेक्ष्य में सही नहीं होती है। अब यहाँ पे जब नॉर्थ सिक्किम के नाकुला में जिस तरीके का झड़प हुआ, हालांकि छोटी झड़प थी, भारतीय सेना ने इसको पुष्टि भी की कि छोटी झड़प थी, लेकिन वो जो है इसको भी मानने को तैयार नहीं है। झड़प का मतलब ये है कि चीन के सैनिकों ने उन सब इलाकों में आने की कोशिश की जो कि जहाँ पे कि उनको नहीं होना चाहिए था और भारतीय सेना ने उनको वापस किया। तो ऐसे में ये कोई पहली बार नहीं है जो कि ग्लोबल टाइम्स या चीन जो है इन सब चीज़ों का खंडन करता हो। चीन हमेशा
मीडिया सिर्फ वही बताता है जो उसको बताना होता है, या सिर्फ वही दिखाता है जो उसको दिखाना होता है, लेकिन सच जो है उससे काफ़ी दूर होता है। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने जैसी इस बारे में जानकारी साझा की कि आधिकारिक तौर पर एक छोटा सा जो है फेस ऑफ हुआ था, और उसके बाद जो है हालांकि भारतीय सेना ने भी इंजरी की बात या कैजुअलिटी या किस तरीके की लेकिन जो संदीप, क्या झड़प की बात को भी नकार रहा है बात चीन? झड़प की बात को भी नकार रहा है, फेस ऑफ की बात को भी नकार रहा है चीन? बिल्कुल, देखिए चीन ने जिस तरीके का स्टेटमेंट चीन का आया है ग्लोबल टाइम्स के जरिए, उसमें ये तो यही साफ किया है कि उनके जानकारी के मुताबिक इस तरीके की चीज़ें हुई ही नहीं है उस तरफ, और इस तरीके के घटनाक्रम नॉर्मली होता है। ये माना ज़रूर कि इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं ज़रूर होती हैं, लेकिन ये जो जिस घटना की बात की जा रही है 20 तारीख की, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं, ऐसी रिपोर्ट्स है ही नहीं उसके बाद। और जो भी घायलों की बात की जा रही है कि चीन की सेना के सैनिक घायल हुए हैं, उसको भी जो है वो नकार रहा है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से जो एक सीधे तौर पर जो स्टेटमेंट आया उसमें ये साफ कर दिया गया है कि इस तरीके की झड़प हुई है। हालांकि भारतीय सेना ने भी अपने स्टेटमेंट में कहीं भी घायलों का जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर माना है कि एक छोटी सी झड़प हुई है, और उसको जो है अब चीन सीधे तौर पर जो है डिनाई कर रहा है। जी, और इस बीच ये भी बताते चले कि भारतीय सेना ने इस पर आधिकारिक बयान जारी किया है। सेना के मुताबिक ये झड़प 20 जनवरी को हुई थी। सेना के मुताबिक नॉर्थ सिक्किम के नाकुला में छोटी सी झड़प हुई थी, और वहां तैनात कमांडर ने अपने स्तर पर मामले को सुलझा लिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि चीन के सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी, और इस दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ हाथापाई हुई थी। पिछले साल मई में भी इसी जगह से दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। तो आधिकारिक तौर पर भी बयान जारी कर ये बताया गया है कि झड़प हुई थी, फेस ऑफ हुआ था चीन के सैनिकों के साथ, लेकिन इस झड़प को सुलझा लिया गया था कमांडर स्तर पर। नाकुला में चीन से झड़प के 2 ही दिन बाद, यानी कि कल मोल्डो में चीन और भारत के अधिकारियों की बड़ी बैठक भी हुई। मतलब ये कि एक तरफ चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है, तो दूसरी ओर वो लगातार घुसपैठ की साजिश भी कर रहा है। संदीप, लेकिन ये पूर्वी लद्दाख को लेकर तो लगातार बातचीत चल रही है, 9वें दौर की ये बातचीत हुई है। ये क्योंकि 3 दिन पहले की घटना है, तो क्या संभवतः इसको लेकर भी वहां पर बातचीत की गई होगी, क्योंकि ये तो सिक्किम का इलाका है? गायत्री, देखिए दोनों देशों के बीच में बाकायदा एक मैकेनिज्म तैयार है कि जिस जगह अगर इस तरह की घटना होती है तो कहाँ बातचीत होनी है। चूंकि अब ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, वहाँ पे जो विवाद है उसके समझौते के लिए, उसकी बातचीत के लिए जो है जगह तय की गई है। मोल्डो और चुशूल का जो BPM हट है वहाँ पे होता है, लेकिन ये ईस्टर्न सेक्टर का है, तो ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच में अगर बातचीत होती है तो वहीं के BPM हट जो है उस पर बातचीत होती है। और कभी कभार होता है कि आमने सामने ही लोकल कमांडर्स खड़े होकर उस बातचीत को सुलझा लेते हैं, अगर बहुत बड़ा विवाद ना हो। तो ऐसे में जो बताया जा रहा है कि लोकल कमांडर जो उस जगह के हैं, उन्होंने अपने लोकल लेवल पे ही जो है बातचीत करके मसले को सुलझा लिया है किसी भी तरीके की। और अभी फिलहाल वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। तनाव पूरे LAC पर तो पूरे पिछले 8 महीने से बना ही हुआ है, लेकिन इस तरीके की कोई तनाव फिलहाल वहाँ पे नहीं है। लोकल कमांडर्स को पहले ही पूरी छूट दी जा चुकी है भारत की तरफ से, भारत सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि उसको वहाँ अगर चीन जैसी हरकत कर रहा है उसका उसी तर्ज पे माकूल जवाब दे देना है, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में भारतीय सेना अब किसी भी तरीके के फैसले को लेने के लिए पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और वही हुआ, छोटी सी झड़प थी, झड़प के बाद जो है भारतीय सेना ने उसको लोकल लेवल पे ही जो है सुलझा लिया है। ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों की कल हुई बैठक से जुड़ी बड़ी खबर ये, CNN न्यूज़ 18 के मुताबिक कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत में कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन मोर्चे पर तैनात जवानों को कम करने के मसले पर कोई प्रगति नहीं हुई। भारत ने तनातनी वाले इलाकों से पीछे हटने के चीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन उन जगहों पर गश्त के अधिकारियों को बरकरार रखा। भारत दक्षिण लद्दाख के इलाकों से हटने से इनकार कर चुका है। ये वो इलाके हैं जहां पर ऊंची चोटियों पर भारत ने चौकियों पर कब्जा कर रखा है, और भारत अपनी बढ़त को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि भारत ने चीन से यथास्थिति की मांग उठाई है। तो 9वीं दौर की ये बैठक गश्त कम करने को लेकर सहमति नहीं बनी। चीन ने कहा गश्त कम कीजिए, भारत ने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, जिन चोटियों पर कब्जा बरकरार रहेगा, नहीं तो वही अप्रैल वाली स्थिति पर लौटिए, उसके बाद आगे का कोई कदम उठाया जाएगा। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, मुझे ये समझाइए, क्योंकि वहां की परिस्थितियों को आपने भी देखा है, जहां पर ये भले ही झड़प छोटी रही लेकिन हुई है, वहां पर किस तरीके का बदलाव पिछले काफी समय से देखने को मिला है,
क्योंकि अभी हाल ही में जब अरुणाचल की घटना सामने आई थी, अरुणाचल में गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की तरफ से बढ़ाए जाने की बात सामने आई थी, तो विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जवाब में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल गायत्री, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा उन सब पूरे इलाके में, खास तौर पे कि पूरे LAC पर वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है। वहाँ अगर लद्दाख की बात करें या तिब्बत के पठार की बात करें, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है। अलग अलग दूर दूर इलाकों में जो है छोटे छोटे मकान हैं। अब चीन ने पिछले कुछ सालों से ये करना शुरू किया है कि सभी ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग जो है 10 किलोमीटर के दायरे में 4 परिवार रहते हैं, तो उन लोगों को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया है। चीन को ये लगता है कि कभी फ्लैश पॉइंट बनता है ऐसा इलाका जहाँ पे कि भारतीय सेना जो है उनको मजबूती से जवाब दे सकती है, वहाँ पे उसने पूरे के पूरे गांव बसा दिए हैं। अलग अलग जगह से लेकर अपने इलाके में अलग अलग छोटे छोटे गाँव को, घरों को एक जगह कर दिया और अपनी सेना की छावनी बना दी, क्योंकि वो पता है कि भारतीय सेना कभी भी कोई भी ऐसा कन्फ्रंटेशन होता है या मामला युद्ध के लिए जाता है तो बड़ी खबर बता दें संदीप, शहीद संतोष बाबू को सम्मान, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, मिल सकता है महावीर चक्र। आपको बता दें गलवान में शहीद हुए थे संतोष, और इस सब के बीच जो बड़ी खबर मिल रही है CNN न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक सम्मान दिया जा सकता है। गलवान के शहीद को सम्मान, महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया जा सकता है। शहीद संतोष बाबू जिनको ये सम्मान मिल सकता है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। गणतंत्र दिवस और इस सब के बीच गलवान में जिस तरह की झड़प पिछले साल हुई थी, उसके बाद अब ये बड़ी खबर मिल रही है। तो कर्नल संतोष बाबू को सम्मान की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया जा सकता है। आपको बता दें जून में पिछले साल गलवान में झड़प हुई थी चीन के साथ, और इस सब के बीच शहीद होने वालों में कर्नल शहीद संतोष बाबू भी शामिल थे। CNN न्यूज़ 18 की खबर है कि अब कर्नल संतोष बाबू को सम्मान दिया जा सकता है महावीर चक्र से। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। तो किस तरीके का साहस दिखाया गया था कर्नल संतोष बाबू की तरफ से, वो सबने देखा। चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। हालांकि सबके बीच हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, कर्नल संतोष बाबू भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन उनके शौर्य को सम्मान देने के लिए महावीर चक्र से उनको सम्मानित। श्रेया हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी यही है कि सरकार ने डिसाइड किया है कि कर्नल संतोष बाबू को, जो 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर थे जिनकी जान जो है गलवान क्लैशेस में गई है, उनको इस देश का सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, मैं दोबारा बोल रही हूँ, सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र इस रिपब्लिक डे में दिया जाएगा। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, जितने गलवान वैली में हमारे 20 वीर जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जितने वीर जवान हैं उन सबको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये जरूरी क्यों है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने उस दिन अपने लोग खोए, अपने वीर जवान खोए, चाइना ने भी उस दिन अपने काफी लोग खोए। हमें बताया जा रहा है कि उनके भी कमांडिंग ऑफिसर की जान गई थी, लेकिन चाइना ने आज तक अपनी जनता को या अपने लोगों को ये नहीं बताया कि कितने लोग गलवान वैली क्लैश में चाइना के मरे थे और कितने सोल्जर्स जो थे उनकी इंजरी हुई थी या उनके नाम क्या हैं। और भारत देखिए सिर्फ पूरी दुनिया को बताया है नहीं, लेकिन अपनी छाती ठोक के बोला कि ये हमारे लोग थे, इन्होंने अपने देश की सेवा में अपनी जान गंवाई है और हम इनको सिर्फ एक्नॉलेज नहीं करते हैं, हम इनको अवार्ड भी कर रहे हैं, हम इनके कृतज्ञ हैं, वी आर थैंकफुल टू देम। तो ये जो है कॉन्ट्रास्ट दिखाता है भारत के रवैये का और चाइना के रवैये का। भारत जो अपने मार्टर्स को, अपने वीर जवानों को सल्यूट करता है, उनको रिवॉर्ड करता है, वहीं चाइना है, उनके लिए, उनके देश के लिए भी लोगों ने जान दी गलवान वैली के दिन, लेकिन उन लोगों का ना तो आज तक किसी को नाम पता है, ना पता है। और ये जो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं चाइना ने किया है अपने जवानों के लिए, इसको लेकर चाइना में खासकर कि सोशल मीडिया में बहुत बात चली है। जी श्रेया, हमने देखा जब गलवान में झड़प हुई थी और उस दौरान चीन के बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे गए थे, उसका जिक्र नहीं किया, आपने भी इस बात की जानकारी दी, लेकिन चीन में उसकी प्रतिक्रिया सामने आई थी। अब जिस तरीके से हमने उस वक्त भी माना कि इस पूरी झड़प के दौरान हमारे कितने जवान शहीद हुए, अब उनको एक बड़ा सम्मान भी हमारी तरफ से, तो क्या ये एक संदेश चीन को भी होगा
फिर से? बिल्कुल बिल्कुल, चीन को संदेश है। और मैं आपको बताऊं कि चीन को एक और संदेश है। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में रिपब्लिक डे परेड में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो अशोक चक्र होता है या कीर्ति चक्र होता है या शौर्य चक्र होता है, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। लेकिन कर्नल संतोष बाबू और गलवान के जो बाकी वीर जवान हैं 20, उनको हमें बताया जा रहा है कि वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिए जा रहे हैं। अब आप ये बात कह सकते हैं कि वी आर नॉट एट वॉर। ऑफिशियली क्या हम चीन के साथ लड़ाई जैसा माहौल बना हुआ है? माहौल जरूर बना हुआ है, लेकिन क्या हम चीन के साथ इस समय लड़ाई में हैं? नहीं। लेकिन ये संदेश भी है कि हमारा पोस्चर जो है वो लड़ाई जैसा है, हम लोग वॉर के लिए रेडी हैं। तो चाइना अगर किसी भी तरह की बदमाशी करना चाहे, जैसे कि उन्होंने नाकुला में सिक्किम में की थी 20 तारीख को, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारा जो पोस्चर है चाइना को लेकर वो वॉर लाइक पोस्चर है। जी, तो CNN न्यूज 18 की खबर के महावीर चक्र से कर्नल संतोष बाबू को सम्मानित किया जाएगा और जो गलवान घाटी में बाकी जवान शहीद हुए थे उनको भी सम्मान दिया जाएगा। हार्पिको न्यूज 18 की पहल मिशन पानी का एक मेगा इवेंट 26 जनवरी को होने वाला है, जिसका नाम है वाटरथॉन। इस इवेंट को बच्चों का भी भरपूर समर्थन और प्रोत्साहन मिल रहा है। आइए देखते हैं उन बच्चों के संदेश जिसमें उन्होंने पानी बचाने की शपथ ली। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water consciously every time, every day, and encourage others in our community to do the same. I would like to contribute to water conservation by adopting measures like fixing leaky taps, borewell rejuvenation, and using the wastewater from the kitchen to irrigate the plants. Wake up India, whoever you are, wherever you are. Water is a human right. Go save it for the generations to come. हमको बचानी है ये जिंदगानी।